नमस्कार बच्चों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने 10वीं कक्षा का प्रकाश का परावर्तन पढ़ना शुरू कर दिया था। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के बारे में हमने जानकारी ली थी और हमने पढ़ा था। तो लगभग हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश के प्रकृति के बारे में। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे किरण। किरण क्या होता है? किरण को इंग्लिश में हम लोग रे कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकाश का किरण क्या होता है। तो पिछली कक्षा में आप लोग को बताया गया था कि जब हम लोग प्रकृति पढ़ रहे थे, प्रकाश का प्रकृति जब पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोग को बताया गया था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो किरण क्या होता है? तो किरण वही होता है, यानी जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करे, यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी सीधी रेखा में प्रकाश एक सीधी रेखा में रेखा में गमन करती है, उसे किरण कहते हैं। यानी प्रकाश एक सीधी रेखा में जो गमन करता है, उसी को हम लोग किरण कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का शुरू होता है किरणपुंज। किरणपुंज, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बीम। तो बीम क्या होता है, किरणपुंज क्या होते हैं? तो कहा जाता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरणपुंज कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब एक साथ एक सरल रेखा में एक सीधी रेखा में जब बहुत सारे प्रकाश एक साथ गुजरते हैं, यानी एक साथ प्रकाश की किरणें गुजरती है, तो उसे हम लोग कहते हैं किरणपुंज। क्या उसे कहते हैं हम लोग? किरणपुंज। यानी किरणपुंज क्या हुआ? तो हम लोग कह सकते हैं कि किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कहते हैं। यानी जब एक साथ जब बहुत सारे किरण आ जाएगा, यानी किरणों का जो समूह होगा, किरणों के समूह को ही हम लोग प्रकाश का किरणपुंज कहा करते हैं। अब बात आती है कि किरणपुंज 3 तरह के होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे किरणपुंज 3 तरह के होते हैं। यानी किरणपुंज को 3 भागों में बांटी गई है। अब किस तरह के किरणपुंज होंगे, चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। बच्चों देखिए, जब क्या होगा कि एक इस तरह से एक अगर प्रकाश गुजरता है, तो इसे हम लोग कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। और जब एक साथ बहुत सारा, जैसे देख लीजिए एक ये, जब बहुत सारा एक साथ आपका किरणों का समूह होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं किरणपुंज। किरणपुंज जो होते हैं कुल मिला के 3 तरह के होते हैं। किरणपुंज के प्रकार, किरणपुंज कुल मिला के आपको 3 तरह के होते हैं।
यानी पहला जो होता है उसको बोलते हैं अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, किरणपुंज। दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं पहला, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। अब दूसरा जो होता है, दूसरा किरणपुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। तीसरा जो हम लोग देखेंगे, तीसरा को हम लोग बोलते हैं समानांतर किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं चलिए अब हम लोग जानते हैं अपसारी किरणपुंज किसे बोलेंगे, समानांतर किरणपुंज किसे बोलेंगे और अभिसारी किरणपुंज किसे बोलेंगे। यानी वैसा किरणों का समूह जो किसी एक बिंदु से या किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए, यानी वह किरणपुंज जो किसी एक बिंदु से निकल कर फैलती चली जाए, तो उस प्रकार के किरणपुंज को हम लोग अपसारी किरणपुंज कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये बिंदु है, अब इस बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलेगी और निकल करके फैलती चली जाएगी, तो इस प्रकार के किरणपुंज को हम लोग अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अब आती है अभिसारी किरणपुंज। तो कहता है कि अनंत से आती हुई किरणें एक बिंदु पे आकर समाप्त हो जाए, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणपुंज एक बिंदु पे आकर समाप्त हो जाए, तो उस तरह के किरणपुंज को हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अब हम लोग को पढ़े समानांतर किरणपुंज। तो समानांतर किरणपुंज वह किरणपुंज होता है जो एक दूसरे के समान दूरी यानी समानांतर रेखा में एक दूसरे को गमन करे, उस तरह के किरणपुंज को हम लोग कहते हैं समानांतर किरणपुंज। अभी हम लोग देख चुके हैं कि किरणपुंज जो थे तीन प्रकार के हैं। एक किरणपुंज को हम लोग कहते हैं अपसारी किरणपुंज, दूसरे को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरणपुंज और तीसरे को कहते हैं समानांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज कहने का मतलब हो गया कि कोई भी प्रकाश की किरण समूह किसी एक बिंदु यानी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है, यानी निकला ऐसे और निकल के ऐसे फैलते चला गया, ऐसे निकल रहा है निकल के ऐसे फैलते चला जा रहा है। तो जो आपका एक बिंदु से प्रकाश निकले और निकल कर फैलती चली जाए, उस तरह के किरणपुंज को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। अब बात आती है अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज जो किसी अनंत से आती है और आकर किसी एक बिंदु पे समाप्त हो जाए। जो किरणपुंज अनंत से आती है और आकर किसी एक बिंदु पे समाप्त हो जाए, तो उस तरह के किरणपुंज को हम लोग अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया पैरेलल बीम यानी समानांतर किरणपुंज, यानी वैसा किरणपुंज जो जिसमें किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तो उसे हम लोग समानांतर किरणपुंज कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगले स्लाइड में। अब हम लोग देखते हैं जिस तरह से कल हमने पढ़ा था कि प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं के कल हमने प्रकार देखा था। जैसे हमने देखा था कि प्रकाश स्रोत के आधार पे हम लोग दो तरह के पढ़े थे। एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट था जिसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोले थे, एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट था जिसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहे थे। जैसे हम लोग पढ़े थे जुगनू,
प्रदीप्त वस्तु में, चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु में आया था। उसी प्रकार प्रकाश के गमन के माध्यम के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि आपका पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है प्रकाश के ही आधार पर। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग को हम लोग कहते हैं पारदर्शी, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दूसरा जो होता है हम लोग का, दूसरा को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपक्यू। यानी हम लोग देखें कि हाँ, और तीसरा को हम लोग कहते हैं पारभासी। क्या पढ़ते हैं हम लोग? पारभासी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। यानी हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटा गया है, और ये प्रकाश के माध्यम मान लीजिए जिससे प्रकाश होकर गुजरते हैं उसके आधार पर मान लीजिए। एक को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, एक को बोलते हैं अपारदर्शी, एक को बोलते हैं परभासी। अब क्या होते हैं पारदर्शी, क्या होते हैं परभासी, क्या होते हैं अपारदर्शी, चलिए हम लोग देखते हैं। पारदर्शी वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी वैसे वस्तुओं को कहते हैं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए। यानी जब किसी वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जिस वस्तु से हमें आर पार दिखाई दे, यानी अगर एक तरफ से हम देख रहे हैं तो दूसरे तरफ से अगर दिखाई दे तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं पारदर्शी। जैसे में आपका बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपका ग्लास, कांच जिसको बोल सकते हैं हम लोग कांच, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कांच, ग्लास नहीं कांच। कांच इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास। अगला बात हो सके जैसे हवा से भी क्या होता है, प्रकाश की किरणें पार हो जाती है। अगर पार नहीं होती तो हम आपको दिखाई नहीं देते। अगर मान लीजिए कि जो कैमरा है, कैमरा और मेरे बीच में हवा है, कैमरा और मेरे बीच में हवा है, तो क्या हो रहा है कि हवा से प्रकाश पार हो रहा है, यानी उस हवा से के माध्यम से प्रकाश आर पार हो रहा है, जिसकी वजह से हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हवा से अगर प्रकाश पार नहीं होता तो हम आपको दिखाई नहीं देते। तो चलिए ले लिए कांच, हवा, पानी ले सकते हैं, इत्यादि कर देते हैं। ये सभी चीज़ें क्या हो गई, पारदर्शी हो गई। अब चलते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरण नहीं पार होती है, यानी जिससे होकर प्रकाश की किरणें गमन नहीं करती है, यानी पार नहीं करती है प्रकाश की किरणें, उससे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी मटेरियल, यानी ओपक्यू मटेरियल। अपारदर्शी वस्तु या ओपक्यू मटेरियल हम लोग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आपके आसपास बहुत सारे वस्तुएं हैं, जैसे लकड़ी का बना हुआ कुछ भी, लकड़ी, आपका कॉपी, कलम, ईंट इत्यादि, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिससे आपके प्रकाश की किरणें नहीं। हम लोग मोटा मोटी एक बात ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को अपने आँख के सामने रखें और रखने के बाद अगर आर पार दिख गया तो पारदर्शी हो गया, और जिससे आर पार नहीं दिखा उसको हम लोग कहेंगे अपारदर्शी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं परभासी। तो परभासी उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं
जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार हो, यानी कह सकते हैं कि जिससे प्रकाश की किरणें थोड़ा बहुत पार हो, पूरी तरह से पार नहीं हो, तो उस तरह के वस्तु को हम लोग कहते हैं परभासी वस्तु, यानी हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे में हम बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग खून का नाम देखे ही होंगे, तो खून यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रक्त, क्या बोला करते हैं, रक्त से आपका प्रकाश की किरणें थोड़ा बहुत पार होगा, पूरी तरह से पार नहीं होता है, आंशिक रूप से पार होती है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं घिसा हुआ कांच, और क्या बोल सकते हैं, तो घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा कागज इत्यादि और भी हो सकते हैं। जैसे में आपके आंख के पलक, जैसे ये आंख हुआ, आंख के पलक हो गया, तो आंख के पलक से भी हमारा क्या होते हैं कि प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से प्रवेश करती है। जैसे कुहासा का नाम सुने होंगे। घना बादल से भी आपके प्रकाश की किरणें पार होती हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पार होती है। और जैसे एक और एग्जाम्पल हो सकता है दूध से भी प्रकाश की किरणें पार होती है, लेकिन आंशिक रूप से पार होती है। इसलिए आपका दूध, खून, कुहासा, आंख की पलक, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सारी के सारी वस्तुएं आपका पारभासी ऑब्जेक्ट में आते हैं, यानी पारभासी वस्तु के रूप में आते हैं, जिनसे आपके प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होती है, पूर्ण रूप से पार नहीं होती है। समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, हम बोल चुके हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, जो आपको बहुत देर से इंतजार था। हमने पिछले क्लास से लिख रखा है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन हमने अभी तक पढ़ा केवल प्रकाश के बारे में, और प्रकाश के आधार पे वस्तुओं के बारे में, प्रकाश के प्रकृति पढ़ें। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसका इंतजार था वो टॉपिक आ चुका है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, अब हम लोग देखते हैं कैसे। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब हो गया कि जब प्रकाश के किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, तो ये लौटने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और प्रकाश के किरण आकर के टकराया, और टकरा कर जब वापस लौटा, तो लौटने की जो ये पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जब कोई वस्तु था, ये वस्तु है, अब वस्तु से टकराया और टकरा करके वापस लौट गया, तो इसी को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब देखिए, जैसे आपके मन में ये सवाल होता होगा कि सर किसी वस्तु को देखते हैं तो कोई वस्तु ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है और कोई वस्तु कम चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद अधिक से अधिक प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है, जिसकी वजह से हमें वस्तु चमकीली दिखाई देती है।
और वही जब कोई वस्तु डल शाइनिंग यानी कह सकते हैं कि जिसमें आपका चमक नहीं हो, धूल जैसा हो, धूला जैसा हो, जिसमें चमक हो ही नहीं, बहुत कम चमक हो, और उससे जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो टकराने के बाद कुछ कुछ प्रकाश की किरणें वो वस्तु क्या करता है, अपने ऑब्जर्व कर लेता है और कुछ ही प्रकाश की किरणों को प्रवर्तित करता है, इसलिए वो वस्तु हमको चमकीला दिखाई नहीं देता है। यानी आपको फंडा समझ में आया? क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ। और प्रकाश के परावर्तन में भी देखिए दो तरह के हम लोग देखें कि कोई कोई वस्तु जो होता है खूब चमकता हुआ दिखाई देता है और कोई कोई वस्तु कम चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे रीजन यही होता है कि जो वस्तु ज़्यादा चमकता है वो आपका अधिक से अधिक प्रकाश को परावर्तित करता है और जो आपका कम चमकता है वो वस्तु आपका प्रकाश के किरण को कम से कम परावर्तित करता है और कुछ प्रकाश के किरणों को अपनी ओर समाहित कर लेता है। बात समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखें ये चीज़ परावर्तित, जैसे मान लीजिए, हाँ एक चीज़ और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा चमकीला जो सतह होता है यानी सबसे ज़्यादा परावर्तन करने वाला यानी सबसे ज़्यादा परावर्तन जो होता है, परावर्तन आपका चांदी से होता है, चांदी से होता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि उस वस्तु का नाम बताओ जिससे सबसे ज्यादा परावर्तन होता है, तो सबसे ज्यादा जो परावर्तन होता है वो आपका चांदी से होता है। इसलिए जितने भी तरह के आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, जितने तरह के आपका दर्पण बने हुए होते हैं सारे के सारे दर्पण के पीछे चांदी का लेप लगा हुआ होता है और चांदी का लेप लगा हुआ होने के कारण ही हमें दर्पण से ज्यादा प्रकाश परावर्तित होता है। आपका दर्पण जो बना होता है वो कांच का बना होता है और हम लोग ये जानते हैं कि जो कांच होता है एक आपका पारदर्शी ऑब्जेक्ट होता है, उससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए कांच के पीछे हम लोग क्या करते हैं कि चांदी की परत लगा देते हैं और चांदी की परत लगाने की वजह से कांच से सबसे ज़्यादा आपका प्रकाश का परावर्तन होता है। चलिए अभी हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, इसका डिफिनेशन लिख देते हैं और डिफिनेशन लिख करके हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, कितने तरह से प्रकाश का परावर्तन होते हैं। यानी हमने देखा कि प्रकाश की किरण को किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन एक प्रक्रिया है। जैसे देखा जाए यहाँ से कोई प्रकाश आया, आकर ऐसे लौटा, तो लौटने की जो प्रक्रिया हुई उसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश में जो आपका रे किसी सोर्स लाइट से आता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो आपका लौटता है प्रकाश की किरण उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जो आपका प्रकाश किसी सोर्स से आया वस्तु पर तो उसको बोलेंगे आपतित किरण और जो आ करके लौटा उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। देखा जाए तो प्रकाश के परावर्तन के कुल दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन,
इसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर। यानी हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक आपको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन और एक को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो अब हम लोग देखेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो देखा जाए नियमित परावर्तन क्या होता है, तो कहता है कि वैसा परिवर्तन जिसका परावर्तन किसी समतल सतह से हो, किसी समतल सतह से होता है, उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। या इसका डिफिनेशन ये भी बोला जा सकता है कि समानांतर आपतित हुई किरण परावर्तन के बाद यदि उसका परावर्तित किरण भी समानांतर होता है, यानी वैसा परिवर्तन जिसमें आपका आपतित हुई प्रकाश की किरण यदि समानांतर है, तो परावर्तित हुए प्रकाश की किरण भी अगर समानांतर होता है तो उस तरह के परावर्तन को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। एक बार फिर से सुनिए, वैसा परावर्तन जिसमें समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद अगर परावर्तित किरण भी समानांतर हो तो उसे हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन जो होता है वो समतल सतह पे होता है। नियमित परावर्तन कहाँ होता है? समतल सतह पे होता है। अब बात आती है अनियमित परावर्तन। तो वैसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की आपतित किरण समानांतर हो परंतु परावर्तित किरण समानांतर नहीं हो, इस तरह के परावर्तन को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? तो चलिए देखिए, इस तरह के सरफेस रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एक कर्व्ड सरफेस ले लिए, अब यहाँ से कोई प्रकाश आया तो परावर्तन के बाद देखिए इधर चला गया, और इसी के सामने देखिए एक और आया तो ये ऐसे निकल गया, एक और इसी के सामने ऐसे आया तो वापस ऐसे लौट गया। तो देखा जा रहा है यहाँ पे कि प्रकाश की जो किरण आपतित हो रही है वो समानांतर हो रही है, लेकिन परावर्तन के बाद जो आपका परावर्तित किरण है वो अलग अलग डायरेक्शन में, यानी समानांतर ना होकर के असमानांतर हो जा रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस तरह के परावर्तन को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अनियमित परावर्तन। चलिए अब इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम। चलिए, जय हिंद।